Good morning students. In today's class, now we are going to discuss about accrued income and advance income or unearned income in a practical form. एक न्यूमेरिकल सम में हम इसको क्लियर करेंगे, दो अलग अलग सम लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल में हम accrued income को क्लियर करेंगे और दूसरे एग्जाम्पल में हम एडवांस इनकम को क्लियर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्लियर करा है, बट आज की इस क्लास में हम अक्रूड और एडवांस इनकम को क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अक्रूड इनकम, सच इनकम which are related to the current year but still receivable at the end of the current year is known as accrued income। ऐसी इनकम जो हमें करंट ईयर में रिसीव होनी चाहिए थी, रिलेटेड टू द करंट ईयर है, बट किसी रीजन से ये हम रिसीव नहीं कर पाते, रिसीवेबल रह जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, इज नोन एज accrued income। एक जनरल एंट्री के बिहाफ पे भी हम इसको क्लियर करेंगे, एज वेल एज एडजस्टमेंट एंट्री के बिहाफ पे भी हम इसको क्लियर करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फॉर एग्जांपल, मोहन एक लैंडलॉर्ड है और उसने अपनी शॉप को रेंट पे दिया है और टेनेंट से वो मंथली बेसिस पे रेंट रिसीव कर रहा है और अकाउंटिंग ईयर जो एंड हो रहा है वहां तक उसको रेंट नहीं मिलने की बजाय उससे कुछ प्रीवियस टाइम के लिए रेंट मिल पा रहा है। ओके, तो मोहन a landlord rented his shop to Sohan at the rate of rupees 5,000 per month on 1st April 2010, but Mohan received rent up to 31st December 2010. Okay, calculate accrued rent and pass necessary entries about rent। ओके, तो एग्जांपल हमने कर लिया है यहाँ पे कि मोहन ए लैंडलॉर्ड रेंटेड हिज शॉप टू सोहन एट द रेट ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ ऑन 1st April 2010। शॉप रेंट पे देने की हमें डेट गिवन है वो है 1st April 2010, but Mohan received rent up to 31st December 2010. Calculate accrued rent and pass necessary entries about rent। सबसे important है, if account closed on 31st March every year, जो हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है वो 31st मार्च को एंड हो रहा है। क्लियर, ठीक है। अब हम उसको प्रैक्टिकली फॉर्म में ले रहे, कुछ एंट्रीज बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट रिसीव्ड अमाउंट एंड वी कैलकुलेट अक्रूड रेंट अमाउंट। एक स्टेटमेंट फॉर्म में हम शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिटरमाइन करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है। नॉर्मली इसमें भी हम 1st April 2010 को रेंट को जब मोहन ने अपनी शॉप को दिया तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टार्ट होने की डेट होगी 1st April 2010, बट गोइंग टू बी एंड ऑन 31st मार्च। तो इस कंडीशन में अगर हम
फाइनेंशियल ईयर को क्लासिफाई करें। फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2010 to 31st March 2011। ओके, पूरा कंप्लीट 12 मंथ हो रहा है, बट फर्स्ट ईयर में कंपल्सरी नहीं कि 12 मंथ ही हमारा फाइनेंशियल ईयर हो, बट ये 12 मंथ हो गए। बट रेंट रिसीव बाय मोहन जो है मोहन फ्रॉम सोहन, हम मोहन के यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू रेंट रिसीव करा हमने कब तक, अप टू 31 दिसंबर 2010। दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, September, October, November, December. We receive rent only for 9 months. Okay, that means from accrued rent January, February, March. Account closed on 31st March. That means 31st December तो rent receive कर लिया, but जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर ए 3 मंथ हम करंट ईयर में रेंट रिसीव नहीं कर पा रहे। इट इज नोन एज ए अक्रूड रेंट। तो फ्रॉम 1 जनवरी 2011 टू 31 मार्च 2011, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ इज ए आउटस्टैंडिंग और नॉर्मल वे में एक्सपेंसिव के भी आप आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं, बट सिंपली वे में आप अक्रूड को भी आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, बट अकाउंटिंग प्रोसेस के ब्याह पे इट इज नोन एज अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, अक्रूड रेंट इज फॉर 3 मंथ। अब एक बेसिकली कैलकुलेशन मैं करूं, 9 मंथ अगर हम है तो रेंट रिसीव 9 मंथ पर मंथ 5000, 45 9 5 45 45,000 हमने रिसीव कर लिया है। दैट मींस 3 मंथ 5 into 3 15,000 इज अक्रूड रेंट। अब बेसिकली चीज हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन हमने कर ली। ओके, अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करें, सो रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर is rupees 5,000 multiplied by for a 9 month, and accrued rent at the end of the year is rupees 5,000 into 3 months ओके। एक स्टेटमेंट फॉर्म में हमने डिटेल क्लियर कर ली है। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बट मोहन रिसीव रेंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर फॉर 9 मंथ। दैट मींस जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ है अक्रूड रेंट। फिर हमने इसको अमाउंट में कर। अब सबसे मेन बात, जब हम इसकी एंट्रीज करेंगे, नेसेसरी एंट्रीज जो है बेसिकली 2 एंट्री कर रही है। फर्स्ट एंट्री जनरल एंट्री है ड्यूरिंग द करंट ईयर, जितना हमने रिसीव करा है एंड 3 मंथ अक्रूड है, उसके लिए हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेसिकली डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ओके, डेट पर्टिकुलर amount debit amount credit। ओके, शो कर लेते हैं इसको। फर्स्ट एंट्री रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
जुलाई अगस्त सितंबर, तो मंथली बेसिस पर हम एंट्री करेंगे रिसीव की, ये ड्यूरिंग द ईयर होगी, ड्यूरिंग द मंथ बोल दीजिए आप इसको। एक मंथली बेसिस की एंट्री तो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ रही है, बट एक एडजस्टमेंट के बेस पे हम उसको शो करके चल रहे हैं 45,000 ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव करा है। एक बेसिक एंट्री में रेंट रिसीव इट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, ये पार्ट ऑफ इनकम है, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो क्रेडिट करेंगे, बट रेंट रिसीव्ड इन ए कैश है, रियल नेचर अकाउंट, डेबिट वाट्स काम इन कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अमाउंट, हाउ मेनी अमाउंट 45,000। Narration being rent received. Okay. Number 2 and final adjustment entry at the end of the year. इसमें हम डेट पुट करेंगे end of the year 31st March 2010। अकाउंट को 10 में 11 में ऐड होगा, 11 मार्च 31st। Accrued rent, accrued income is a current assets and all the assets are debit in a journal entry। accrued rent को हम डेबिट करेंगे, रेस्पेक्टिव इनकम से रिलेटेड है, नॉमिनल नेचर अकाउंट में इनकम क्रेडिट करके चलेंगे, तो एंट्री विल बी accrued rent account debit to rent received account, how many amount 3 months, rupees 15,000। okay, narration being accrued rent adjusted नेसेसरी एंट्री, एक हमारी बेसिक एंट्री थी, जनरल एंट्री है, और नंबर 2 हम उसको एडजस्टमेंट एंट्री में शो कर रहे हैं। तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ अक्रूड इनकम और अक्रूड रेंट। एक इंडिविजुअली सम की हम बात कर रहे हैं, कंडीशन वही है, जब इसको हम फाइनलाइज करेंगे तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे अक्रूड को ऐड करके, और बैलेंस शीट में LAAL आप इसको एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो आफ्टर द डिस्कस अबाउट accrued income, now we are going to discuss about last and final advance income or unearned income। okay, unearned income or advance income, what is the meaning by unearned or advance income? Such income which is related to the next year but will receive in advance in a current year is known as unearned or advance income। ठीक है, अपोजिट है, अक्रूड का अपोजिट आप इसको करके चलेंगे, अक्रूड इनकम को हम रेस्पेक्टिव इनकम में ऐड करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग जब हम करेंगे, फाइनलाइज करेंगे एनालिसिस के बेसिस पे, और अनअर्नड को एडवांस को अपने नेक्स्ट ईयर से हमको माइनस करा, वो खैर आगे की बात है। अब इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करें, फॉर एग्जांपल ओके, थोड़ा सा डेट वगैरह हम इसमें शो नहीं करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लेते हैं। कमीशन रिसीव के बेस पे, कमीशन रिसीव सो कर लीजिए टोटल, ताकि और क्लियर हो जाएगा। टोटल कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसमें कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर ₹1 lakh, but out of this %75 commission is related to current year। past
necessary entries about commission. इस एग्जांपल में हमने कोई डेट वगैरह नहीं ली है, एक बेसिकली चीज पे चल रहे हैं। टोटल कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज ₹1 लाख। कमीशन रिसीव करा बिजनेस एंटिटी के बिहाफ पर ₹1 लाख का, ओके। बट इस 1 लाख में क्या बोल रहा है, बट आउट ऑफ दिस 75% कमीशन इज रिलेटेड टू द करंट ईयर। 75% करंट ईयर का है, बाकी 25 वी विल रिसीव इन एडवांस, ओके। पास एंट्रीज अबाउट कमीशन, थोड़ा स्टेटमेंट इसका भी बना है। टोटल कमीशन रिसीव ₹1 लाख, but related to current year only 75. So commission related to current year is 1 lakh multiplied by 75/100, that is ₹75,000. So 25,000 received advance. So unearned or advance commission is ₹1 lakh minus 75, 25,000. ओके, एक बेसिक चीज में हमने क्लियर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डू जनरल एंट्री एज वेल एज एडजस्टमेंट एंट्री, ओके। अब हम इसमें एंट्री बना रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, परसेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ओके। ड्यूरिंग द ईयर हमने जो कमीशन रिसीव करा है, डेट कॉलम में लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर टोटल कमीशन रिसीव ₹1 लाख। कैश बेसिस पॉइंट में एक अप्रूवल बेसिस होता है, कैश बेसिस। तो कैश बेसिस पे आज जब हम एंट्री करेंगे, जो एक एग्जैक्ट P&L के लिए नहीं बनता हमारे पास में, बट वी रिसीव टोटल कमीशन ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो कैश बेसिस पे एंट्री इसी बेस पे करेंगे। कमीशन रिसीव, इट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, सो इट विल बी क्रेडिटेड। एंड कमीशन रिसीव इन अ कैश रियल अकाउंट, डेबिट टुवर्ड्स कमिंग, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट ₹1 लाख, ओके। नरेशन being commission received during the year, okay, and then end of the year। अब इस पर डेट मेंशन नहीं है इसमें, मैं end of the year accrued advance, एडवांस रिसीव करा, नेक्स्ट ईयर हमें कुछ सरप्लस कम मिलेगा। अक्रूड इनकम को हम एंट्री में एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट कर रहे थे, बट एडवांस है, अब नेक्स्ट ईयर आपको रिसीव नहीं होगा, शुड बी क्रेडिटेड, ओके। बट रिलेटेड टू द कमीशन
commission account debit to unearned or advance commission. अपोजिट चल रहा है, how many amount? ₹25. Narration being unearned commission or advance commission at the state ओके। तो आज के इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीवियस वीडियो में, और इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट accrued income और एंड एडवांस इनकम और अनअर्न्ड इनकम इन एग्जांपल फॉर्म में। आपने एक एग्जांपल फॉर्म एक न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको क्लियर करा है, ये आप क्लियर करेंगे। एक इंडिविजुअली सम की हम बात करें, एक टाइम बेसिस बात चलती है, जो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये इसलिए आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और एडवांस, ये आपके पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनते हैं क्योंकि जब हम एनालिसिस करेंगे, समराइजिंग एंड देन एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस पे इसका इफेक्ट होता है, वो गलत नहीं हो जाए इसलिए। लेकिन एक मैंने एक चार्ट बना के आपको क्लियर कराया था बेटा, उसी चीज को आप रेगुलरली देखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होता है रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में, प्रीपेड एक्सपेंसेस आप नेक्स्ट से रिलेटेड है माइनस करेंगे, क्योंकि हम फाइनलाइज जो करते हैं, फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं वो अप्रूवल बेसिस पे करते हैं, ऑनली करंट ट्रांजेक्शन है। बिल्कुल इसी के सिमिलर अक्रूड इनकम आप प्लस करेंगे रेस्पेक्टिव इनकम में, और एडवांस इनकम आप रेस्पेक्टिव इनकम में से माइनस करके चलेंगे, ओके। और बैलेंस शीट में जब इसका रिप्रेजेंट हम करेंगे एडजस्टमेंट के बेस पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा, अक्रूड इनकम एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा, एंड एडवांस इनकम और अनअर्न्ड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन ए लायबिलिटी साइड, ओके। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं है, आपकी जो क्यूरीज है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।